Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about open economy macroeconomics. क्लास 12 मैक्रोइकोनॉमिक्स का ये 6th और फाइनल चैप्टर है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स की रिलेटेड टू मैक्रोइकोनॉमिक्स बट फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हेडिंग इटसेल्फ, ओपन इकोनॉमी मैक्रोइकोनॉमिक्स. इकोनॉमी हम सबको पता है क्या होता है. अगर आपने इससे पहले मेरा कोई भी लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा इकोनॉमी हमने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन करी है. इकोनॉमी इज अ सिस्टम जिस सिस्टम में होते हैं प्रोड्यूसर और एम्प्लॉयर एंड कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपनी लेबर सेल करते हैं. कंज्यूमर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का. और एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दे बाय लेबर टू अप्लाई टू इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो चीजें सेल करता है कंज्यूमर को, उसके बदले कंज्यूमर उसे देता है पैसे. और एम्प्लॉयर क्या करता है, वो हायर करता है एम्प्लॉय को, उसके बदले उससे काम करवाता है, लेबर लेता है और उसके बदले उसको सैलरी देता है. एंड दिस सिस्टम इज व्हाट वी नो एज एन इकोनॉमी, है ना. इसे हम इकोनॉमी कहते हैं. हमें ये भी पता है कि क्यों हमें इकोनॉमी की जरूरत है, बिकॉज इकोनॉमी गिव्स अस लाइवलीहुड, इट गिव्स अस ways so that we can purchase things and services that we need for our survival, right? हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके उसके लिए हमें जिन वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है वो हमें इस इकोनॉमी से मिलती है. ठीक है, और इस इकोनॉमी सिस्टम में पैसा इज़ लाइक हमारे शरीर में ब्लड, इट हैज़ टू कीप रोटेटिंग, देन ओनली एन इकोनॉमी इज़ फंक्शनल. अब इकोनॉमी जो होती है ना उसकी होती है एक बॉर्डर, या आप बोल सकते हैं टेरिटरी. ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो उसकी बॉर्डर है इंडिया की बॉर्डर. ठीक है, तो इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो भी हो रहा है, एनी लैंड दैट इज ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट प्लस एनी पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, सो दैट्स द बॉर्डर ऑफ दिस इकोनॉमी, है ना. ये दोनों चीज़ें, सारे इंडियन सिटीजन और सारे लैंड ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल टुगेदर इज द बॉर्डर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जैसे इंडियन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी अपनी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, ब्राज़ीलियन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, ऑल कंट्रीज़ हैव देयर ओन इकोनॉमी. अब इकोनॉमी जो है उसके टाइप्स होते हैं. ठीक है, या तो वो ओपन इकोनॉमी होती है या वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है. ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एलपीजी चैप्टर में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्लास 11th में जब हमने पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट हाउ इन 1990s इंडिया हैड अ इशू. उनके पास डेफिसिट था और उसके कारण दे वर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज. तो वो गए आईएमएफ के पास, आईएमएफ ने उनको दिया लोन एंड देन आफ्टर 1991 इंडिया बिकेम एन ओपन इकोनॉमी. उसके पहले तक इट वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. सो व्हाट डज इट मीन टू बी ओपन और क्लोज्ड, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. एक बार रिकैप कर लेते हैं. अगर किसी कंट्री की, किसी इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, ठीक है, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, वो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट. वहाँ से अगर लेबर या पीपल ट्रैवल करते हैं तो उसे हम एक ओपन इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी में फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्स फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी दैट अदर थिंग्स कम फ्रॉम आउटसाइड, राइट. जो इकोनॉमी में जो ये लोग हैं जो हमने बात करी, इस इकोनॉमी सिस्टम की जो बॉर्डर है जिसके अंदर ये लोग आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, इन लोगों की सारी नीड पूरी नहीं हो सकती अनलेस दे गेट सम थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. दैट इज एन ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी इज सेल्फ रिलायंट. ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, सेल्फ रिलायंट होती है. मतलब कि उस इकोनॉमी को जो भी चाहिए वो सब उस विद इन इट्स बॉर्डर अवेलेबल है, उसे किसी और कंट्री के साथ कुछ भी लेने या देने की जरूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, एंड every country in this era
today's time in 2023 there is no closed economy. 2023 में कोई क्लोज इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू बी क्लोज इकोनॉमी टुडे. ओके, मॉडर्न इकोनॉमीज आर ऑल ओपन, है ना. सो द क्लोजेस्ट यू कैन थिंक ऑफ वुड बी नॉर्थ कोरिया, राइट. नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे आइसोलेटेड कंट्री है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त, राइट. बट वो भी आप देखोगे लास्ट 2 months अगो नॉर्थ कोरियन लीडर अपनी वो ट्रेन लेके गया था पुतिन से मिलने. You might have heard about that train. It's a very fancy bulletproof train because Kim Jong-un is very scared of being assassinated, so he doesn't fly and so on. Okay, so even Kim Jong-un, right? It has relationship with Russia and China and so on. Okay, and they are also trying to establish relation with other countries in Middle East to supply weapon, to get weapon, है ना. तो आप सोचते होगे कि नॉर्थ कोरिया तो सबसे आइसोलेटेड है, बट नहीं, इवन नॉर्थ कोरिया हैज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ओके, उसके अलावा इन टुडेज टाइम एज ऑफ 2022 अगर कोई इकोनॉमी है जो हम बोल सकते हैं कि सबसे करीब है टू बीइंग क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब जिसका सबसे कम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है पूरी दुनिया में, सो दैट वुड बी ब्राज़ील. Okay, even though Brazil is also now trying to increase its export, but as of now the closest economy that we know about is Brazil. So being in closed economy is very detrimental. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इकोनॉमिक होती है ना, ये तभी फंक्शन करती है जब उसके अंदर कंटिन्यूसली कैश आता रहे. ठीक है, कैश घूमता रहे, सॉरी. ठीक है, और ये इकोनॉमी बढ़ती तब है जब उसमें बाहर से कैश आए. ठीक है, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इट विल हैव सर्कुलेशन ऑफ द सेम कैश. ठीक है, बट इफ इट वांट्स टू ग्रो, इट वांट्स टू बिकम अ बिगर इकोनॉमी, इट नीड्स टू हैव कैश फ्रॉम आउटसाइड. क्योंकि आपको ये समझना होगा कि विद इन इकोनॉमिक बॉर्डर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, चीज़ें तो महंगी हो रही है, राइट. नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लोगों की डिमांड तो बढ़ रही है. ठीक है, तो ऐसे में सेम इकोनॉमी के पैसों से काम नहीं चलता है, आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. Okay, so this is what we know as closed economy and open economy, and the relationship, the financial relationship between two economies is what we call as the linkages. ठीक है, जो इनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं, और हर कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे से अलग अलग लिंकेजेस होते हैं. ठीक है, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टर्स होते हैं, एंड एवरीवन्स एम इज सेम, दैट दे वांट मोर मनी फ्लोइंग इन देयर इकोनॉमी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये होते कैसे, ये जो लिंकेजेस की हम बात कर रहे हैं ये इस्टेब्लिश कैसे होते हैं. ठीक है, सो देर आर 3 मेन वेज थ्रू विच दीज लिंकेजेस आर एस्टैब्लिश. लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज. पहला है आउटपुट मार्केट. आउटपुट मार्केट क्या होता है, ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करने हैं या फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग और आपको डिसाइड करना है कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लोगे या मेड इन चाइना लोगे. अब ये चीज़ डिपेंड करती है इस बात पर कि आप क्या बनाना चाहते हो और क्या आपकी वैल्यूज़ है, राइट. उस पर डिपेंड करता है. तो ये जो चॉइस है, अगर ये चॉइस आपको दी जा रही है, मतलब आप एक ओपन इकोनॉमी में हो. ठीक है, अगर आप ओपन इकोनॉमी में नहीं हो तो आपके पास ये चॉइस है ही नहीं. ठीक है, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम विद इन. तो आउटपुट मार्केट जो होता है जिसमें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं कंज्यूम करने के लिए या उसको आगे कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, उससे एक लिंकेज बनता है दूसरे वर्ल्ड से, राइट. दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज व्हेन इन्वेस्टर्स सिलेक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट. ठीक है, मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपके पास डिसीजन है क्या मैं ये पैसा अपने ही देश में लगाऊं या मैं बाहर कहीं लगाऊं. ठीक है, अगर आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको अपना पैसा जो जितना भी पैसा हो विद इन द इकोनॉमी ही लगाना पड़ेगा. बट अगर गवर्नमेंट अलाउज एंड यू हैव एन ओपन इकोनॉमी देन यू कैन एक्चुअली बाय मोर प्रॉफिटेबल एसेट्स आउटसाइड योर लैंड. ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चाइना में फैक्ट्री खोलना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है देन से इंडिया और से मलेशिया, देन यू डू दैट. ओके, जहाँ पे भी आपको बेस्ट सर्विसेज मिल रही है वहाँ आप जाके अपना पैसा पार्क करोगे. ठीक है, तो एक हो गया ये. तीसरा होता है लेबर मूवमेंट. ठीक है, पहले लेबर मूवमेंट होता था तो वो विच यूज टू वी कॉल इट एज स्लेवरी. ठीक है, कॉलोनाइजेशन के थ्रू वो लोगों को लेके जाते थे. बट मॉडर्न टाइम में वी डोंट हैव स्लेवरी, even though there is still slavery going on in Libya in today's world, which baffles me, but we'll talk about it
some other time. Today there are a lot of laws related to whether you can move freely or not. ठीक है, विद इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अंदर आप कल चाहो तो अपनी शहर छोड़ के दूसरे शहर जा सकते हो, सेम पैसा जो आपके पास यहाँ है वहाँ भी वही पैसा इस्तेमाल होगा, आप जाके वहाँ अपनी ज़िंदगी चालू कर दो, कुछ भी धंधा कुछ भी चालू कर सकते हो, राइट। विद इन इंडिया आप कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर जाके कोई बिजनेस खोलना है तो देन यू नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम योर गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जिसमें आप जाना चाहते हो, है ना। तो यूजुअली लेबर मार्केट के थ्रू भी एक्सचेंज होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन लॉज हैं जो कि लेबर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, राइट, इसलिए यूजुअली क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पीपल मूविंग कंपनीज मूव। ठीक है, पहले लोगों को अगर वर्कर चाहिए होते थे तो वो लेके आ जाते थे अपनी कंट्री में, राइट, बट क्योंकि अब बहुत सारे इमिग्रेशन लॉज हो चुके हैं, इसलिए अब कंपनीज क्या करती है, लेबर को अपनी कंट्री में बुलाने की बजाय कंपनी को ही उनकी कंट्री में भेज देती है जहां भी चीप लेबर है। दैट इज हाउ चाइना हैज बिकम व्हाट इट हैज बिकम, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे सेंड देयर फैक्ट्रीज टू चाइना, क्योंकि वहां पे चीपर लेबर अवेलेबल थी, वहां के लेबर लॉस काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, इसलिए। सो दीज आर द 3 ways in which linkages are made. Okay, so one of the main action जो लोग करते हैं जिसके कारण ये linkages establish होते हैं is buying things, है, whether you are buying as a producer or you are buying as a consumer. ठीक है, तो जब आप खरीदते हो तो you should always notice कि वो चीज़ जो है whether it is made in India or not, or is it made outside. Okay, reason being कि कंपनीज ना ब्रांडिंग यूज़ करती है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप सोचोगे कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर बोस, ओके, यू विल थिंक दीज कंपनीज सीम लाइक इनके नाम में दिख रहा है इंडियन मोटरसाइकिल्स, इनके नाम में दिख रहा है ये इंडियन है, बट नन ऑफ दीज कंपनीज आर इंडियन, they all are actually foreign. Indians in Indian motorcycles is actually Indian from it's an American brand where the Indians are the native Americans in America. And कई सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको लगेगा कि ये तो बाहर की है, जैसे पीटर इंग्लैंड, वेन हुसैन, these obviously उनके नाम में इंग्लैंड है, but you'll think that they are, but no, they are not, they are Indian companies. And Indian companies oftentimes use these names or these brands so that they can seem नाइसर, बिकॉज वी हैव दिस इमेज इन इंडिया कि फॉरेन की चीज़ अच्छी होती है, वेरएज कई सारी फॉरेन कंपनीज यूज़ वेरी इंडियन नेम्स सो दैट लोगों को लगे कि ये हमारे ही घर का बना हुआ प्रोजेक्ट है या हमारे ही विद इन द टेरिटरी बना हुआ प्रोडक्ट है। सो एज अ यूपीएससी स्टूडेंट स्पेसिफिकली यू शुड ऑलवेज whenever you are buying something, उसको एक हैबिट बना लो कि जब भी आप कुछ खरीद रहे हो ऑलवेज फिगर आउट वेदर दिस थिंग इज मेड इन इंडिया और आउटसाइड, वेदर दिस थिंग इज मेड बाय अ कंपनी which is Indian or not, whether the company is owned by another company who is Indian or not. ये चीज़ों का ध्यान रखना, it will help you to understand कितना कंजम्पशन इंडिया का होता है, कितनी सारी चीज़ें आपके आसपास हैं जो कि फॉरेन से आई है, तो इट विल गिव यू अ स्कोप ऑफ हाउ ओपन इंडिया इज। ओके, एंड इट विल ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल्स टू राइट when से इस टॉपिक को रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू वुड हैव एग्जाम्पल्स की थिंग्स लाइक मैगी, यू वुड थिंक मैगी सो इंटीग्रल टू इंडियन मिलेनियल यूथ, right? We've all had Maggi, we all love Maggi, okay, but Maggi is not an Indian company, it's part of Nestle. Nestle is not Indian, okay, so this is why this is something that is not evidently clear. ये जो linkages हैं ये इतने evidently clear नहीं रहते हैं कि you can see कहाँ क्या बन रहा है। आजकल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा travel भी करने लगी है। So moving on, now we have initially talked about the concept of लीकेज एंड इंजेक्शन, राइट। हमने लास्ट क्लास में बात करा था कि एक इकोनॉमी में जब भी पैसा बाहर जाता है तो उसे हम लीकेज कहते हैं, जब भी वो पैसा आता है इंजेक्ट होता है तो उसे इंजेक्शन कहते हैं, राइट। इट्स वेरी सिमिलर टू आवर बॉडी बीइंग एन इकोनॉमी एंड ब्लड बीइंग मनी, राइट। सो जब हम बाहर से डालते हैं ब्लड तो दैट्स इंजेक्शन, बट जब हमें लग जाती है और खून निकलना लग जाता है दैट्स लीकेज, ओके। तो जब भी हाँ इंडियंस फॉरेन गुड्स खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए, वो लीकेज होता है क्योंकि देन हमारा पैसा हमारे सर्कुलेशन से निकल के बाहर कंट्री को जा रहा है। दिस डिक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी हैव लर्नड इज ये जो इकोनॉमी है इसमें जो सर्कुलर पैसा चल रहा है, ठीक है, जब तक ये पैसा चल रहा है जितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा है उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए रेडी रहेगा।
वेर एज जब हम कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे दुनिया के लोग, दूसरी इकोनॉमी के लोग हमारे बनाई हुई चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो अपने अर्न करे हुए पैसे अपनी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में डालते हैं. सो दैट्स इंजेक्शन एंड दैट इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड बिकॉज इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ मनी विद इन आवर कंट्री. नाउ टू डू दिस एक्सचेंज, जब हम बोल रहे हैं कि भाई हम जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम सामने वाले को अपना पैसा देते हैं, यू विल नॉट पे अनदर कंट्री इन रुपीज़, राइट. उनको रुपीज़ का क्या मतलब, उन्हें तो डॉलर चाहिए या यूरो चाहिए, जो भी उनका करेंसी है वो चाहिए. तो देन हाउ डज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मनी गेट्स एक्सचेंज, होता कैसे? सो देन इट हैपन्स बेसिकली कंट्रीज यूज द मोस्ट क्रेडिबल करेंसी. उस वक्त दुनिया में जो मोस्ट क्रेडिबल करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आज के वक्त और अब तक यूएस डॉलर हैज़ बीन द करेंसी विच इज़ द मोस्ट क्रेडिबल. वाई? बिकॉज इट इज़ ईजिली, because of its ability to convert freely in an unlimited amount. ठीक है. और for a currency to be able to be so free and unlimited, it has to be a huge economy. ठीक है. बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, बड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो then that economy what happens is it becomes free to convert, okay, and then it becomes credible. So that's why we use US dollars. Similarly, क्योंकि डिमांड का कॉन्फिडेंस होता है और एक्सचेंजिंग पावर होता है लोगों में. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यूएस का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमने अपने यूएस के कुछ डॉलर्स खरीद लिए. नाउ वी कैन यूज दीज डॉलर्स टू बाय व्हाटएवर वी वांट टू बाय अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज पीपल विल बी अग्रीइंग टू टेक डॉलर्स फ्रॉम अस बिकॉज दे नो इट्स अ गुड करेंसी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग करेंसी. ठीक है. और इसीलिए कन्वर्जन रेट्स भी फिक्स करने पड़ते हैं बिटवीन द करेंसीज, राइट, जिसे भी खरीदना है. तो अब ये जो उसके अलावा अदर देन से मनी, ठीक है, उसके अलावा गोल्ड भी यूज होता है एज अ कमोडिटी विच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एक्सचेंज इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, राइट. जैसे आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था और जर्मनी से हिसाब बराबर करना था बाकी कंट्रीज़ को, दे टुक देयर गोल्ड, ओके, एज पेमेंट. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से सेटअप किया गया है, इसमें कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, सच दैट दे कैन हैव अ स्टेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है कम्युनिटी, उसको इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि इट हेल्प्स डिफरेंट कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड हैव सम स्टेबल ट्रांजेक्शंस, ओके. एंड प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. तो जो जैसा हमने बताया कि यू हैव टू गिव देम इन देयर ओन करेंसी, राइट. अब यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम यूएस, आपको डॉलर्स में देना पड़ेगा, राइट. तो उसको समझने के लिए कि आपको इस इंसान को अगर $4 पे करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना $4 कितना रुपीज़ होता है, राइट. एंड $4 कितना रुपीज़ होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर एक्सचेंज रेट कहते हैं, राइट, विच इज़ लाइक दैट्स हाउ वी नो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़. अब ये ट्रांजेक्शन का हिसाब कैसे रखा जाता है, इसे हम बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. यही वो है जो ख़त्म हो गया था 1990s में. This is the same thing that was giving issues to Pakistan also recently. Balance of payment basically it's a record of transactions of goods and services, okay, between resident country and the rest of the world. ठीक है. For specified period of time. एक फिक्स पीरियड के लिए एक अकाउंट टाइप बनाया जाता है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट रखा जाता है कि भाई कितना, मान लो इंडिया है, इंडिया को कितने बाकी कंट्रीज़ को कितना पैसा देना है ऑन वन साइड और बाकी कंट्रीज से जितना पैसा लेना है वो दैट साइड. ठीक है. मोस्टली व्हाट दे कैन डू इज दे कैन जस्ट से कि अगर मुझे जर्मनी से 1 लाख रुपए लेने हैं और उनको 1.5 लाख रुपए देने हैं तो आई जस्ट गिव देम हाफ एंड complete the transaction, okay. And that's how balance of payment also works. So उसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. जैसे हमारे नहीं होते सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट, सिमिलर बट नॉट सेम. ठीक है. तो एक BOP का जो करंट अकाउंट होता है उसमें सारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स और जितने भी ट्रांसफ़र है पेमेंट्स के वो रखे जाते हैं. मतलब क्या, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी जर्मनी से, तो उसका पेमेंट जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा. मान लो आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी यूएस को, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया, वो यहाँ पे जाएगा. ठीक है. मान लो आपको कहीं से कोई ग्रांट मिली या कोई एड मिली तो वो यहाँ पे जाएगा. ठीक है. या आपने किसी को ग्रेड दी, वो भी यहाँ पे जाएगा. कैपिटल अकाउंट होता है ना, कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली जब ये हो गया आपका डेली मंथली हर रोज चलता रहता है. कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली जब आप किसी कंट्री, कोई दूसरी कंट्री में कोई एसेट अगर खरीदती है या फिर किसी दूसरी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देती है, उसका हिसाब जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है. ठीक है. द रीजन वाई दे आर सेपरेट इज बिकॉज कैपिटल अकाउंट कीप्स
फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, क्योंकि उसमें साल 10 साल की बात नहीं होती है, इट गोज लॉन्ग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सालों के लिए होता है, ठीक है। और वेर एज द करंट अकाउंट बैलेंस वो चेंज होता रहता है समय के साथ में, बिकॉज चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती रहती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आते हैं ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, चीज़ें जो आती है और जाती है उनका। ट्रेड इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम मतलब क्या, जो इनकम आती है, जो बाहर लोग रह रहे हैं इंडियन, ठीक है, जो काम कर रहे हैं फॉरेन की कंट्रीज़ के लिए, उन्हें जो सैलरी मिलती है वो यहाँ आती है। और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करी है इंडियन ने बाहर, उसमें से जो इनकम आती है वो यहाँ पे आती है। सो दिस इज नेट फैक्टर इनकम। और नेट नॉन फैक्टर इनकम इज बेसिकली जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विस, सो ऑन। ये जब आप कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हो जो आपकी कंट्री में चल रही है और कोई फॉरेनर आके उसको यूज़ करता है और उससे जो पेमेंट होती है उसे नेट नॉन फैक्टर इनकम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। उसमें आते हैं कोई अगर गिफ्ट भेज रहा है आपको कोई कंट्री, कोई रेमिटेंसेस भेज रहा है, ठीक है, या कोई ग्रांट दी गई है, तो वो सब यहाँ पे आता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज जब एक इंसान या एक ग्रुप कंट्री के कई सारे एस्पेक्ट्स में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करता है, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल FID, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग। फिर उसके बाद ऑफशोर फंड्स वगैरह जो लोग क्या करते हैं, कभी कभार अपने फंड्स दूसरी जगह पार्क करते हैं, तो वो सब आएगा इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होती है एक्सटर्नल बोरोइंग। दिस इज द लोन्स दैट द गवर्नमेंट टेक्स फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। अगर इंडिया मान लो किसी कंट्री से लोन लेती है बिकॉज ऑफ समथिंग, तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद एक्सटर्नल असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ मनी दैट इज लोन दैट इज गिवन और टेकन कम्स हियर, ठीक है। तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट, दिस इज द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स या फिर असेट्स का सारा लिखा चिट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पता है कि देखो किसी भी अकाउंट में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर जैसे रेवेन्यू के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था कि अगर आपका जो आप कमा रहे हो, आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, सो आप एक सरप्लस अकाउंट हो, है ना। अगर आपकी इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर बराबर है तो आप एक बैलेंस्ड अकाउंट हो, है ना। और आपकी इनकम अगर कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आप डेफिसिट अकाउंट हो, ठीक है ना। तो वैसे ही सेम गोज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस तब है जब उसके जितने मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जितना वो पेमेंट कर रहा है। बैलेंस करंट अकाउंट इज व्हेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर इक्वल, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हेन रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट, मतलब कि हम जितना बाहर दे रहे हैं उससे कम हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब हाउ इज इट बैलेंस्ड, ठीक है। द होल एम ऑफ एन इकोनॉमी इज टू मेक श्योर दैट यू आर नियर टू द बैलेंस्ड, ठीक है। या तो आप बैलेंस की तरफ हो या आप सरप्लस की तरफ हो। डेफिसिट वी डोंट प्रेफर, ओके, इवन दो इट्स नॉट पॉसिबल टू नॉट हैव डेफिसिट। हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि थोड़ा बहुत डेफिसिट जो है अच्छा माना जाता है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी का माना जाता है। लेकिन यूजुअली कंडीशन ये रहती है कि आप थोड़ा सा बैलेंस की तरफ या फिर सरप्लस की तरफ आए। इट्स बेटर टू हैव दैट शोज दैट यू आर अ डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी का थोड़ा डेफिसिट होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एज द वर्ड इनविजिबल सेज, इनविजिबल इज व्हेन मनी दैट यू स्पेंड और get from other countries on services that are not visible, ठीक है। visible as in seen की अगर मान लो किसी कंट्री को, किसी कंपनी को इंडिया में डील करना है, राइट, तो उन्हें इंडिया में आके दे विल हैव टू यूज इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड दे विल हैव टू पे फॉर इट, सो दैट सॉर्ट ऑफ कम्स इन इनविजिबल पेमेंट। ये वो पेमेंट है जो मतलब गुड्स पे नहीं दी जा रही है, ऐसी चीज़ें कोई एक्सचेंज हो रही है उस पर नहीं दी जा रही है, राइट। सो दो टाइप के होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑन इनविजिबल होता है विद इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये दोनों होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंट बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट वुड गिव यू BOT, है ना। BOT ऑल्सो रिफर्स टू एज ट्रेड बैलेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस और कमर्शियल बैलेंस और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है।
कई सारे नाम होते हैं BOT के, दे ऑल मीन द सेम थिंग. बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हेन यू इज द डिफरेंस बिटवीन द कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इम्पोर्ट हुआ है एक गिवन पीरियड में. द ट्रेड डेफिसिट इज व्हेन नेशन इम्पोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, ऑब्वियसली डेफिसिट कब होता है? जब हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. उसी का उल्टा सरप्लस कब होता है? जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज वो एक्सपोर्ट जो कि इजीली दिखता नहीं है, आपको सामने कोई ट्रेड होता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट. इट इंक्लूड सर्विसेज, ट्रांसफर्स, फ्लोज ऑफ इनकम, ठीक है, दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. सर्विसेज दैट इंक्लूड बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. फैक्टर मीन्स क्या? व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वॉल्व, राइट, लाइक लेबर. ठीक है, तो जब आप अपनी लेबर सेल कर रहे हो, ठीक है, दैट, या आप अपने लैंड पे आपको रेंट मिल रहा है, या फिर आपको अपने पैसे पर, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, या आपको कोई प्रॉफिट या सैलरी मिल रही है, ऑल ऑफ दैट कम्स हियर. सो नॉन फैक्टर और फैक्टर दोनों तरीके की जो इनकम है इनविजिबल इन सर्विस सेक्टर विल बी काउंटेड हियर. सो इन दोनों का हिसाब रखा जाता है, एक BOT का और एक BOI का. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. ये हो गया करंट अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं. कैपिटल अकाउंट इज बैलेंस व्हेन द कैपिटल फ्लो, दैट इज रिसीप्ट्स ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज इज इक्वल टू कैपिटल फ्लो, दैट मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ assets and share in foreign countries. ठीक है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री कितना लोन दी है और कितनी फॉरेन कंपनीज के शेयर में उसका हिस्सा है, वो हो इक्वल टू कितना आपने लोन रीपेमेंट करना है एंड कितना दूसरी कंट्रीज के लोगों का आपकी कंट्री की कंपनी में शेयर्स में हिस्सा है. ओके, उसका भी सेम गोज अगेन. सरप्लस इज व्हेन, जब सरप्लस क्या होगा? जब कैपिटल इनफ्लो हो, मतलब कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा हो, ठीक है, तब उसे सरप्लस बोलेंगे. मतलब कि कंट्रीज हमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हो और हमें उनको कम देना हो, ठीक है, दैट सरप्लस. और डेफिसिट कब होता है? जब द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव टू पे इज मोर. सो नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग? ठीक है, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इज जब हमने देखा कि कहीं सरप्लस या डेफिसिट है तो गवर्नमेंट देन हैज टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू कीप इट नॉर्मल, राइट, नॉर्मल रखने की, बहुत ज़्यादा डेफिसिट ना हो जाए इसके लिए. तो उसे एक्ट ऑफ बैलेंस कहा जाता है. हाउ इज इट डन? कैसे किया जाता है? इस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू. फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट ऑफिशियल रिजर्व सेल. ठीक है, जब भी किसी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे इंडिया की RBI है, वो डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर वो कोई भी फॉरेन करेंसी का सेल या परचेज करती है, गोल्ड, असेट, ठीक है, शेयर्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो असेट कही जाती है, वो खरीदती है इन ऑर्डर टू बैलेंस. ठीक है, ताकि उनका जो ये पेमेंट ऑफ बैलेंस हो वो बराबर रहे. वो करने के लिए जो भी खरीदा जाता है उसे ऑफिशियल रिजर्व सेल कहा जाता है. एंड कंट्रीज डू दिस ऑफ्टन टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस, लाइक अ मिनिमम अमाउंट नीडेड फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, अब उसके बाद होते हैं ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग. बहुत अच्छा तरीका है समझाने का ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन. मान लो आपकी सैलरी आती है, उसमें से आप एक्स अमाउंट जो होता है वो आपके खर्चे हैं, ठीक है, और वाई अमाउंट जो होता है ये आप सेव करते हो, ठीक है. उसके बाद जेड मान लो जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा है, ये वो है जैसे आपको कुछ अर्जेंटली लेना हो किसी महीने उसके लिए, राइट. मान लो किसी दिन आपका ये जेड खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट, तो क्या होगा? आप क्या करोगे? वाई तो जाना ही है, जाना है ना, और एक्स भी जाना ही है, तो क्या करोगे? उस महीने आप या तो वाई नहीं भरोगे या फिर आप किसी और से पैसे लेके आओगे अपने अकाउंट में, सो दैट यू कैन अकोमोडेट. फिर क्या करोगे? नेक्स्ट मंथ कहीं या तो जेड एक्स में से या जेड में से पैसा बचाओगे और फिर उस इंसान को वापस दोगे, राइट. सो दिस बेसिकली दिस प्रोसेस यू हैव डन, अपने अकाउंट में आप करते रहते हो, राइट. कभी पैसे कम पड़ जाते तो अपने दोस्त से ले लेते हो. दिस इज व्हाट अकोमोडेशन एंड ऑटोनमस ट्रांजेक्शन्स आर. जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, होते रहने चाहिए, उन्हें ऑटोनमस कहा जाता है. और जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करती है सच दैट कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस है वो करेक्ट हो जाए, उसे हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. ठीक है, सो अबव द लाइन जो होते हैं BOP में ट्रांजैक्शन वो होते हैं ऑटोनमस, और बिलो द लाइन
जो वो ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट करती है कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को ठीक करने के लिए जान करके, राइट। सो फॉर एग्जांपल जो हमने देखा इसमें, जब आप किसी और से पैसा लेके आ रहे हो बाहर से जान करके टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर अकाउंट, दैट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एरर्स एंड ओमिशन। जैसे कि हम एरर्स एंड ओमिशन कुछ नहीं होता है, जितना पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है एक कंट्री में, वो टोटल उसका होता है या तो करंट अकाउंट में या तो फिर कैपिटल अकाउंट में, राइट। पर जब जो टोटल आप जब इसको करते हो, दोनों को जब मिलाते हो टू अंडरस्टैंड कि भाई टोटल कितना एक्सचेंज हुआ है, इसमें कुछ एरर्स, कुछ ओमिशंस होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो सही नहीं होते हैं या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादा पैसा लग जाता है, कम पैसा चले जाता है, सो ऑन। तो उन एरर्स और उस बायसेस को या मिसिंग डाटा को हम एरर्स एंड ओमिशन में रखते हैं। यूजुअली अकाउंटिंग में एरर्स एंड ओमिशन होते ही रहते हैं। Now let's talk about foreign exchange rate. The rate at which one can exchange one unit of one currency with another, उसे foreign exchange rate कहा जाता है, right? कि मैं अगर 80 रुपये दूँ, 83 रुपीज़ दूँ, तो मुझे $1 मिलेगा, ये foreign exchange rate है, ठीक है। In simple term, exchange rate is the price of one country's currency in terms of other country's currency, ठीक है। And this is very important to establish, क्योंकि इसी currency के basis पर जो governments है वो सेल या परचेस करती है किसी भी रिजर्व का, and this is how the transactions are maintained, this is how balance of payment is maintained, so that countries can have this relationship. उसके बाद let's move on to demand and supply of foreign exchange rate. Why do people demand foreign exchange? They want to purchase goods and services from other countries. आप क्यों चाहते हो कि आपके पास US डॉलर हो? क्योंकि आप US से चीज़ें खरीदना चाहते हो। They want to send gifts abroad. They want to purchase financial assets in certain area. आपको पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है ग्लोबल लेवल पे, इसमें अपने पैसे लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। सो क्योंकि वो कंपनी डॉलर्स में काम करती है तो मुझे डॉलर चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। Why does foreign currency flow to home currency? Exports by a country lead to the purchase of its domestic goods and services by foreigners, ठीक है। ज़रूरी है, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पुश नहीं करोगे, ये रिजर्व्स नहीं खरीदोगे, तो फिर लोग आपकी करेंसी को वापस घर लाने के लिए क्या करोगे, आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करोगे, वो आपकी चीज़ें खरीदेंगे तो वो पैसा वापस घर आएगा। फॉरेनर्स ऑल्सो सेंड गिफ्ट्स एंड ट्रांसफर्स एंड फॉरेनर्स ऑल्सो बाय एसेट्स फ्रॉम होम कंट्री। तो अब उन्हें खरीदना है तो उनके पास तो डॉलर है ना, तो दैट्स हाउ यू मैनेज। बेसिकली आप उनके रिजर्व्स खरीदते हो ताकि आप उनके यहाँ इन्वेस्ट कर सको, वो हमारे रिजर्व खरीदते हैं ताकि वो हमारे में इन्वेस्ट कर सके, हमसे चीज़ें खरीद सके, एंड देन दैट्स हाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन। नाउ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दिस इज सिस्टम वेयर फोर्सेज मार्केट एंड डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन द रेट। दो तरीके के होते हैं, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। बेसिकली जब एक्सचेंज रेट क्या रहेगा ये डिपेंड होता है कि कंट्रीज़ की इकोनॉमी कैसी चल रही है, ठीक है। कंट्रीज़ कितना प्रॉफिट करी, उनके पास कितना रिजर्व है, जब वो चीज़ें डिसाइड करे तो उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है, ठीक है। ये अपने आप डिटरमाइन होता है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मतलब कि यूएस की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। दूसरी कंट्री की वैल्यूज़ कम है क्योंकि उनकी करेंसी की डिमांड कम है। वेयर देयर इज अदर वेज इन विच करेंसी की वैल्यू चेंज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट, अगर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू चेंज करनी है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो फॉरेन लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे विल गेट मोर प्रॉफिट, राइट। सो दैट वे उससे ज़्यादा पैसा आता है तो हमारी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। उसके बाद द की टर्म्स यू मस्ट नो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किसी भी मशीन का, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो ओवर द पीरियड, आपने उसको जिसमें खरीदा है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इट इज़ द फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। हर करेंसी डेप्रिशिएट होती है अगर वो फ्लोटिंग सिस्टम में होती है, कभी कभी वो डेप्रिशिएट होती है, मतलब कि अगर हमने उसको डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया तो वो कभी कभी घट जाती है। अप्रिसिएशन इज जब वो बढ़ जाती है फॉर द सेम रीजंस, एंड स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली एज द वर्ड सजेस्ट टू स्पेक्यूलेट, मीन्स कई बार आप अज्यूम करते हो कि कितना करेंसी बढ़ेगा या घटेगा, ओके। इट इन्वॉल्व ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी मोनो नहीं आप देखते हो। इट्स बेसिकली हमारा अजम्पशन है कि अमेरिका का यूएस डॉलर बढ़ेगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है एक का गिरेगा तो हम उसमें निकाल लेते हैं। सो दैट्स स्पेक्यूलेशन। नाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट एक्सचेंज रेट? येस,
इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है किसी भी कंट्री का तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू. ठीक है, इफ यू हैव मोर मनी coming in then you will have your value in the floating exchange rate will change. Okay, a rise in the interest rate at home often leads to the appreciation of a domestic currency. ठीक है, hereby this assumption is that the restriction exists on buying bonds issued by foreign government. ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो फॉरेन कंट्रीज आपको ज़्यादा पैसा देगी क्योंकि आप उनको इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हो, इसलिए दैट विल अप्रिशिएट योर वैल्यू ऑफ योर करेंसी. Now, fixed exchange rate. This is the system of rate that exchange stable and determined by government of a country in a monetary authority. ये जैसे हमने floating exchange rate देखा वैसे ही fixed exchange rate होता है जिसमें एक country जो है वो अपनी करेंसी को कहीं पर फिक्स करके रखती है by using its country's monetary authority. जैसे इंडिया में RBI जो करती है वो हमारी exchange rate को कुछ फिक्स करके रखती है. When some government action increase the exchange rate, thereby making domestic currency disappear, it's called devaluation. ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है और डोमेस्टिक करेंसी को चीपर करने के लिए तो उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है. और रिवैल्यूएशन इज जब गवर्नमेंट जो है डिक्रीज करती है एक्सचेंज रेट, देयर बाय मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टलियर टू फिक्स एन एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, तो एक तरीके से एक सिस्टम एक्सचेंज होता है फ्लोटिंग और दूसरा होता है फिक्स्ड. और फिक्स वाला जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट वांट्स टू डू विद रिस्पेक्ट टू द सरप्लस. ओके, सो फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है? In the system, exchange rate is fixed by measuring the value of terms of gold. ठीक है, जब फिक्स्ड कैसे वैल्यू डिटरमाइन होती है? जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तो जितना गोल्ड होता है करेंसी कंट्री के पास उतनी उसकी करेंसी की वैल्यू होती है. और फ्लेक्सिबल में क्या होता है? फोर्सेज ऑफ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी. गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज में कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है. स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट. ऑब्वियसली फिक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल जो है वो कुछ भी इंसिडेंट आपके डिमांड और सप्लाई को चेंज कर सकता है एंड हेंस इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ योर करेंसी. वेयरएज फिक्स्ड वन जो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है. What is dirty floating? Floating exchange rate where the country's central bank occasionally changes the country's currency value. ठीक है, हमने देखा है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर. लेकिन कभी कभी कंट्रीज किसी शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए, जैसे मान लो सडनली कोई इशू हो गया, ठीक, उससे अपनी इकोनॉमिक इफेक्ट ना हो, उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए कंट्री कभी कभी अपने मेजर्स यूज करती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को चेंज करने के लिए. इसे डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोट कहा जाता है. As opposed to clean float is when the government doesn't intervene. Okay, without any formal international agreement, the world moved on with what we call as managed floating exchange rate system. It is a mixture of flexible and fixed. ठीक है, तो क्योंकि कोई इंटरनेशनल इसके ऊपर रूल्स नहीं है इतने फिक्स, इसलिए हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी, जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्लोट, वेयर कुछ इन्फ्लुएंस होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज करेंसी रेट के कारण और कुछ होता है फिक्स के कारण. एंड देयर इज an ability for the government to influence how much they can change the value of their currency. I hope this class was exciting for you. If you have any questions related to this topic, write it in the comments and I will answer them in the next class. Thank you so much for listening. Have a nice day. Bye.